नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान और इस तरह के हम नारे लगाएंगे, आपकी समस्याएं भूल गई। जी हाँ, कुछ ऐसे ही होता है। और इसी तरीके से अपनी रणनीति तय कर ली जाती है, अपनी गति तय कर ली जाती है, अपनी राजनीति तय कर ली जाती है और अपनी नाकामी छिपा दी जाती है। मैं इसका उदाहरण शुरू करता हूं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के सबसे खास अरविंद कुमार, अब वो लिखते हैं आजकल अपने आप को AK शर्मा, पहले जब तक वो IAS अफसर रहे अरविंद कुमार ही लिखते थे। 1988 बैच के IAS ऑफिसर थे। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तब वो उनके विशेष सचिव बने और उसके बाद 12 साल तक वो नरेंद्र मोदी के ही साथ रहे और उसी तरह से काम करते रहे। नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो समझते थे। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्हीं को अपने साथ लेके वो उनके यहां ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो भी है वो रहे। उसके बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया और जाते ही उन्हें MLC बना के कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। कुछ लोगों ने कहा था डिप्टी CM बनाने के लिए भेजा जा रहा है, हालांकि नहीं, उन्हें वो बना भेजा गया। वो जाते हैं एक जिले में और वहां पर जाते हैं तो वहां उनके कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी वहां मौजूद होते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, उनकी जयकार करते हैं, उनके लिए हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा के लाते हैं, लीजिए हनुमान जी का प्रसाद। और तब वो बोलते हैं कि सर कुछ कीजिए, यहां 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे बिजली आ रही है। और इस तरह से वो बार बार चीजें बताते, तो वो कहता है अच्छा। और उसके बाद बोलते हैं पहले जय श्री राम बोलो, सब बोलते हैं जय श्री राम के जयकारे लगते हैं। फिर उतने ही में वो हनुमान जी के जयकारे लगाते हैं और लोग जयकारे लगाते रहते हैं, वो गाड़ी में बैठते हैं और निकल लेते हैं। ये सुशासन है, ये धर्म का राज है और इसी को कहते हैं मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल। और ये गुजरात से, चूंकि वो गुजरात में ही पूरी पोस्टिंग काटे हैं, तो गुजरात से वो मोदी के साथ यही सीख के आए। आपसे धर्म के नारे लगवाते रहेंगे, हम ये कहते रहेंगे। मध्य प्रदेश में PWD मिनिस्टर चर्चा में कहते हैं, पत्रकार सवाल करते हैं कि देखिए हर सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, रोज वाहन पलट रहे हैं, लोग मर रहे हैं और तमाम तरह के जो निर्माण है वो टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। तो कहते हैं सड़क में गड्ढे नहीं होंगे तो और क्या हो, सड़क में तो गड्ढे होंगे ही, बारिश होगी तो गड्ढे होंगे, ये होगा तो गड्ढे होंगे, वो होगा तो गड्ढे होंगे, कहां है जो गड्ढे नहीं होते। और फिर वो अपना पूरा लेक्चर सुना देते हैं। बीच में कोई सवाल पूछना चाहे तो कहते रुके, पहले मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा, और अपनी बात कह के निकल लेते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, तो साहब गड्ढे होंगे ये उन्होंने कह दिया। दूसरों की सरकार होती है तो गड्ढा हो ना हो गड्ढा बन जाता है, लेकिन इनके में ये होता है। अब एक तीसरा उदाहरण देखिए, दिल्ली में बड़े जोर शोर से मैडम गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कहा अब देख लीजिएगा, वह मैंने बना कर दूंगी कि कहीं एक जगह एक बूंद पानी नहीं टिकेगा, कहीं नहीं जाम होगा, कहीं जल भराव नहीं होगा, यमुना साफ हो जाएगी बस चंद हफ्ते में, और न जाने क्या क्या उन्होंने बताया। बहरहाल यमुना में जो तमाम झाग थी उसके ऊपर केमिकल डाल दिया गया, पानी और जहरीला कर दिया।
उसके बाद में जो दिल्ली में बारिश हुई, पहली बारिश में यह हालत कि दिल्ली में शहदरा से लेकर जितने ये इलाके, सब जगह ऐसा पानी भरा, ऐसा पानी भरा। कल मैं इतना बुरा फंसा पानी के कारण कि लग रहा था यार अब गाड़ी क्या करें, यहीं पानी में छोड़ के पैदल निकल जाएं क्या। गाड़ी चलाने में हालत बिगड़ गई। तो अब आप सोचिए कि किस तरह से मैं गाड़ी निकाल के लाया हूं, मैं जानता। तो यह स्थिति थी कि आप दिल्ली में कौन सी जगह थे, नई दिल्ली पॉश इलाका है तो थोड़ा सा वहां की स्थिति अलग, लेकिन बाकी दिल्ली जो बन गई थी वो गंदा नाला बन गया था। तो अब आप सोच लीजिए जब यह स्थिति हो तो आप कहें बड़ा शानदार बना दिया। और इस तरह से होता है। और उसके बाद जय श्री राम के नारे, हनुमान जी के नारे दोनों जगह लगते हैं और सब ठीक, उसी में आप मस्त हो जाइए, बाकी हो गया। तो यही किया गया है और यही करके आपको भड़काया गया, आपके अंदर नफरत बोई गई, नफरत को पाला गया और इतना बड़ा कर दिया गया कि आप कहीं निकलेंगे कुछ होगा, अराजकता की निशानी। कांवड़िए रास्ते में चलते हैं, अरे आप शिव की भक्ति करने जा रहे हैं, उन पर जल चढ़ाने जा रहे हैं, उनके लिए। और स्थिति यह है कि आपके लोग कोई किस स्थिति में कैसे उसने अपना छोटा सा ढाबा बनाया है, किसने क्या बनाया है, उनमें तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे। अरे कहीं मुसलमान तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है। इस तरह से करके जो हालत की एक महिला अपना विकलांग है और उसने किसी तरह से एक ढाबा बनाया, उससे गुजर बसर खुद का भी करती है, दूसरों का भी करती है, दलित समाज से आती है। और साहब उसके यहां जिस तरह से इन कांवड़ियों ने किया, इसके बाद क्या कहेंगे, ये शिव भक्त है। शिव के जयकारे लगा करके, जो शिव गरीब गुरबे पीड़ित सबके देवता थे। शिव तो मांस भी खाते थे और सब कुछ करते थे। तो जो शिव का वर्णन है उसे पढ़ लीजिए तो वहां तो प्याज लहसुन कहीं किसी चीज का कोई प्रतिबंध ही नहीं है। तो जहां बताते हैं कि माता उनके लिए पकवान बनाती हैं और उनके एक भक्त भाव में उन्हें वो खिला देते हैं, तो वो मीट खा लेते हैं, गंध खा लेते हैं। ऐसे शिव के भक्त क्या ऐसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन साफ किया जाएगा तो यह स्थिति होती है। तो वही राम का नाम लेकर, वही हनुमान का नाम लेकर बिहार में वोट चोरी करने का काम, वोट में डाका डालने का काम चुनाव आयोग कर रहा। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने बहुत शानदार बिगुल बजाया और कहा कि अब इसका मुकाबला तो जनता कर दे। और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे बिहार में एक अलग गुस्सा पनप पड़ा है कि बेटा आप ये तो कर रहे हो, लेकिन हम आपको दूसरे तरह से जवाब दें। घबराए हुए हैं तमाम आरओ और जितने बीएलओ हैं, और सबकी हालत बिगड़ी हुई, क्योंकि वहां पर दो कानून चल रहे हैं, दो नियम चल रहे हैं, या क्या चल रहा है। इसका एक उदाहरण आपको दिखा देता हूं कि एक तरफ तो कह रहे थे कि मान्य नहीं है एसआईआर में कि आधार कार्ड, लेकिन बिहार में ही पटना में आधार कार्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन सीमांचल में नहीं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अब आप एक चीज देखिए, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से ये कर रहा है, एक तरफ तो कह रहा है कि साहब ये स्वीकार्य नहीं है, और दूसरी तरफ पटना में उसी को स्वीकार कर रहा है। तो यानी खेल समझ ली। असल में सीमांचल के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय ज्यादा है, उनका वोट कैसे काटा जाए, उसको उनकी नागरिकता कैसे खत्म की जाए, उन्हें खत्म किया जाए, यह मकसद था। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां दलित हैं, अति पिछड़े हैं,
उनसे यह है कि वो उनके वोटर नहीं लगते, इसलिए वहां पर यह चीज की जा रही। बहरहाल कांग्रेस समेत तमाम दल गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब सुना तो सुनने के बाद निर्देश दिया चुनाव आयोग को कि आप जो कर रहे हैं करिए, उसमें हमें नहीं आपत्ति है, लेकिन उसमें आधार भी जोड़िए, उसमें राशन कार्ड भी जोड़िए, उसमें पुराना वोटर आईडी भी जोड़िए। तो एजेंडा जो ये सेट करना चाह रहे थे उसमें वो चीज आ गई कि आप इसको भी आपको लेना होगा। जब आधार के आधार पर आप इनकम टैक्स का, बैंक का, दूसरे और चीजें खोलने और करने का होता है, पासपोर्ट बनाने का होता है, तो फिर इसमें क्यों नहीं मानने? वाजिब सवाल है। इसी तरह राशन कार्ड की स्थिति है और इसी तरीके से वोटर आईडी। तो आप अपना ही वोटर आईडी नहीं मान रहे हैं तो सवाल तो उठता है। तो एजेंडा कुछ और है। देखिए, आधार कार्ड ही बनाने का एजेंडा एक था। जिस तरह से आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ, सारी बातें सामने आई, सरकार ने भी माना, तो उससे एक बात साबित होती कि आधार कार्ड के जरिए आपका डेटा लेना था, वो कलेक्ट करने के बाद अब सरकार को आधार कार्ड की कोई वो नहीं, सरकार तो उसका इस्तेमाल करती है और वो उसे जो इस्तेमाल करना था उसने कर लिया। अब उसके पास डेटा आ गया, इसके बाद में क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो जो एक कह रहे थे एक आधार से ही आपका सब कुछ होगा, और यही मीडिया चैनल्स जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इतना अच्छा है आधार, इसको क्यों नहीं, कैसे नहीं, वही चैनल अब उसे बता रहे हैं, अखबार बता रहे हैं कि इसका ये। मैंने अमर उजाला अखबार में एक खबर पढ़ी, उस खबर को प्लान किया गया चुनाव आयोग और उसमें बताया गया कैसे कुछ जिलों में मुसलमान बढ़े हैं, ये बढ़े हैं, इसलिए आधार का कोई मतलब नहीं है और हम ये अलग। अरे भाई, क्यों नहीं मतलब? जो आप निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं वो निवास प्रमाण पत्र आधार पर ही बनता है। ये असल में वोट काटने की साजिश है, वही साजिश रची जा रही और उसी के लिए सब किया जा रहा है। तो यह बात साबित हो जाती है। तो चुनाव आयोग ने यही बात कही कि वास्तव में हमें, या दूसरी पार्टियों ने भी कही, हमें इससे मतलब नहीं है। यह जो सर्वे है वो सर्वे इस समय क्यों हो रहा है, ये स्पेशल इनिशिएटिव क्यों लिया जा रहा है इस समय पर है। और दूसरा यह है कि इसके लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो एक है, क्योंकि इस समय बाढ़ और दूसरी तमाम सारी समस्याएं आती और उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित वही इलाका होता है जहां पर ये कागज बहते हैं, तमाम सारी समस्याएं। तो आप सोचिए, पटना में आप जो अलाउ कर रहे हैं वहां नहीं कर रहे हैं। यह अपने आप में समस्या है कि दो कानून कैसे हो सकते। तो यह असल में इनका खेल था। बहरहाल चुनाव आयोग ने आंशिक तौर पे एक राहत दी है कि यदि ये 3 दस्तावेज हो जाएंगे तो बहुत सी लोगों को मदद मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों के पास आधार कार्ड है, बहुत से के पास वोटर आईडी है और बहुत के पास बहुत कुछ। अब तमाम एक फर्जी खबर प्लान की जाती कि एक महिला के आधार पर जो है फोटो है, इनकी वोटर आईडी पर फोटो है नीतीश कुमार की। तो साहब, बनाता कौन है? बनाते तो आप ही के अफसर हैं, फोटो भी वही खींचते हैं। तो उन्होंने क्यों ऐसे किया? तो उसकी गलती उनकी है, लेकिन डेटा तो सही है, तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो इस तरह से बड़ी साजिश रची गई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से एक राहत पूर्ण जरूर है, लेकिन ये पूर्ण राहत नहीं। 28 तारीख को फिर सुनवाई होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं न्याय नहीं हो रहा है और न्याय होता दिख भी नहीं रहा है।
तो जब न्याय ना हो रहा हो, न्याय होता दिख ना रहा हो, तो निश्चित रूप से सवाल तो होते हैं। और ये अन्याय ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हो गया। आप देखिए, अन्याय की पूरी पृष्ठभूमि रची है। 2002 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 11 साल से देश में सरकार है, और इसके बाद वहां के मंत्री कहते हैं सड़कों में गड्ढे नहीं होंगे तो क्या होंगे। दूसरों को छोटी छोटी बातों पे कोसते थे। इनके मंत्री रील बनाते घूमेंगे बाकी जगह। महाराष्ट्र में यही स्थिति है आज की डेट में, और गुजरात में तो आप देख ही लीजिए, 35 साल से यही। गुजरात में रोज पुल गिर रहे हैं, रोज कुछ और हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या आपने किया? भ्रष्टाचार का पूरा मॉडल खड़ा कर दिया। इसको लेकर के बड़ा स्पष्ट बताया गया कि कैसे कैसे आपने ये किया है। और वहां कमीशन की सरकार चल रही, 20% अफसर कमीशन लेते हैं, 20% नेता लेता है, यानी 40% कमीशन। और उसके बाद में जो काम 60% में होगा, उसमें उसका खर्चा चला जाएगा, बचेगा कितना तो वो क्या बनाएगा और क्या नहीं बनाएगा, आप समझ सकते। अब आता हूं, इसीलिए इनको तमाम उन राज्यों में जहां पर बुद्धिजीवी हैं, जहां के लोग समझदार हैं, वहां पर इन्हें वोट नहीं मिलते और वहां के लोग इन्हें नकारते हैं। तो इसमें दक्षिण नकारता है, केरल नकारता है, सब नकारता है। तो केरल में इन्होंने क्या प्रयोग किया? कांग्रेस पार्टी के एक नेता है, सांसद है शशि थरूर। उन शशि थरूर को इन्होंने काबू किया, क्योंकि पुराने वो डिप्लोमेट हैं, तो डिप्लोमेसी का खेल तो कभी भी मैनेज किया जाता। तो उन्हें मैनेज कर लिया गया, और मैनेज करने के बाद वही शशि थरूर जो कहा करते थे कि कांग्रेस ये अच्छी है, इंदिरा जी ये अच्छी हैं, पंडित नेहरू ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, वही अचानक एकदम से पलटी मार गए। कांग्रेस के टिकट पे सांसद है और पलटी मार गए। तब वो बताते हैं अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयास अक्सर क्रूरता के ऐसे कृत्यों में बदल जाते हैं जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया, इसका एक कुख्यात उदाहरण बन गया। गरीब ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और जबरदस्ती का इस्तेमाल। इमरजेंसी को सिर्फ भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेना जरूरी है, और न जाने क्या क्या बताया। और इसी तरह से इन्होंने कहा कि लेकिन आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। हम ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा विकसित और कई मायनों में मजबूत भी हो चुके हैं। मतलब मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा है, बाकी गड़बड़। ये क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका भी उदाहरण आ गया। ये देखिए, एक सर्वे खुद ही कराते हैं, और उस सर्वे में कहते हैं केरल में शशि थरूर सीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा। अब ये सर्वे एजेंसी कौन है, आप इसका नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन साहब शशि थरूर साहब है, तो ये कह सकते हैं। अब ये जो कह रहे हैं, ये सर्वे केरल वोट वाइज नाम की एक संस्था। अब इस संस्था का कभी आपने नाम नहीं सुना हो, तो यह आप समझ लीजिए ये इस तरह से होता। तब मैं अब बता देता हूं, गीता में यदि आपने गीता पढ़ी हो तो ये गीता रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं गीता। ये आप ये गीता, इस गीता के जो है चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है। चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है। मैं पढ़ के वैसे बता देता हूं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत है अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सजाम्यहम्। एक ये है, अर्थात मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं, जब सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं। और इसके बाद एक दूसरा है जो चौथे का 8वां जो श्लोक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के हर पुलिस थाने में लिखा होता है, परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम
धर्म संस्थान अर्थाय संभवामि युगे युगे, यानी दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। यदि आप याद करिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी? उस समय देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर की हत्या की कोशिश होती, उन पर कातिलाना हमला होता, देश के रेल मंत्री को बम मार के मार डाला जाता है। उस समय देश भर में रेल हड़ताल करा के देश की को अस्त व्यस्त कर दिया जाता है, हिंसा की जाती है और सब कुछ किया जाता है। देश के तमाम नेताओं के घरों पर, उनके बच्चों पर हमले होते हैं, उनके परिवार के लोगों को उठा लिया जाता है। यह समग्र क्रांति थी। और इसके बाद समग्र क्रांति के नाम पे जिस तरह से स्कूल, कॉलेजेज और सब जगह हिंसा की जाती है, सेनाओं को, पुलिस को, सशस्त्र बलों को विद्रोह करने के लिए वो किया जाता है। सीआईए लगातार आकर के तमाम जगह फंडिंग कर रहा होता है, तमाम इन लोगों के साथ में काम कर रहा होता है और देश को अशांति में झोंकने की कोशिश होती है। तब इंदिरा गांधी ने यह इमरजेंसी लगाई थी, जिसे ये काला कह रहे हैं। और उस समय जब इमरजेंसी लगने के बाद हर अफसर अपने दफ्तर में टाइम पर आता था, टाइम पर काम करता था, टाइम पर होता था। स्कूलों में कायदे से पढ़ाई करते सब नजर आते थे। किसी आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होती थी। हर अच्छे आदमी को संरक्षण मिलता था, पुलिस तुरंत एक्शन लेती थी, सब कुछ होता। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त थी, कहीं भ्रष्टाचार कोई करने की हिम्मत नहीं करता। तो अब आप सोचिए, उसको ये कह रहे हैं क्यों? क्योंकि सीएम बनना है साहब। तो यह स्थिति, यही गुजरात मॉडल है। किसी को खरीद लो, किसी को ये कर लो, किसी को वो कर लो। जब न कंट्रोल हो तो जय श्री राम, काम खत्म। तो जय